हेलो फ्रेंड्स। सी टेट का ये लास्ट ईयर का दिसंबर 2024 का पेपर वन है, जिसको आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं। आपको सभी क्वेश्चन OMR शीट पर करने होते हैं। जो हमारा यहाँ पर सिलेबस है वो है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडालॉजी, मैथमेटिक्स, एनवायरनमेंट, लैंग्वेज इंग्लिश फर्स्ट एंड सेकंड एंड लैंग्वेज इंग्लिश हिंदी। दो लैंग्वेज हैं, इंग्लिश और हिंदी, ठीक है। चाइल्ड डेवलपमेंट से 30 क्वेश्चंस आते हैं, 1 to 30। मैथमेटिक्स से भी 31 से 16 आपके 30 क्वेश्चंस होंगे। एनवायरनमेंट में भी 61 से 90 30 क्वेश्चंस होंगे। लैंग्वेज वन में 91 से 120 और लैंग्वेज टू में 121 से 150, यानी एवरी टॉपिक से आपके 30 क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं। आइए हम पेपर को स्टार्ट करते हैं। ये पेपर का फर्स्ट पेज आप जैसे देख रहे हैं। फर्स्ट हमारा जो टॉपिक्स है वो है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडालॉजी, बाल विकास व शिक्षा शास्त्र, जिसको आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, गति संवेदी शिक्षार्थी के माध्यम से सीखना पसंद करते हैं। गति संवेदी शिक्षार्थी की बात कर रहा है क्योंकि वो तो सुनने, छूने, देखने, करने और चलने फिरने। गति जब बच्चा करता है तो वो जब चलता है फिरता है तभी गति करता है। इसलिए यहाँ पर हमारा फोर्थ ऑप्शन करने, चलने और फिरने करेक्ट आंसर है। सेकंड क्वेश्चन है, वायुगतिकी के सीखने और विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा आलंबन का उदाहरण है। एक छात्र को एक कौशल का प्रदर्शन करना और फिर उन्हें अपने दम पर इसमें महारत हासिल करना, किसी कार्य को छोटे चरणों में तोड़ना और आवश्यकता अनुसार सहायता प्रदान करना, अभिप्रेरणा के रूप में एक छात्र को उनके काम में के लिए एक श्रेणी प्रदान करना, एक छात्र को पढ़ने का कार्य देना और उन्हें स्वतंत्र रूप से सवालों के जवाब देने के लिए कहना। क्योंकि वायुस्थिति के विकास के सिद्धांत की बात कर रहा है। वायुस्थिति का विकास का सिद्धांत हमारा क्या कहता है कि किसी भी टॉपिक को छोटे छोटे चरणों में हम तोड़ते हैं पहले और फिर आवश्यकता अनुसार सहायता प्रदान करता है। तो यानी कि इसका सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है रचनावादी। रचनावादी दृष्टिकोण से हम रचनावाद की बात कर रहे हैं। यहाँ पर सीखना बस हमारे दिमाग की कोरी स्लेट पर शंकु को लिखना है। वो कह रहा है कि रचनावादी सिद्धांत दृष्टिकोण के अकॉर्डिंग सीखना क्या है कि बस हमारे दिमाग एक कोरी स्लेट है, उसमें शंकु को लिखना है। नेक्स्ट कह रहा है, व्यक्तिगत पर्यावरण घटनाओं से निष्क्रिय रूप से प्रभावित होते हैं। व्यक्तियों को नए व्यवहार सीखने के लिए अनुकूलित किया जाता है। सीखना वर्तमान समझ का विस्तार और परिवर्तन है। अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारा फोर्थ ऑप्शन शिक्षा रचनावादी दृष्टिकोण की बात कर रहा है। तो सीखना क्या है, वर्तमान समझ का विस्तार और परिवर्तन। जो हमारी समझ है उसके अकॉर्डिंग जब हम सीखते हैं, उसका विस्तार करते हैं, उससे हमारे सीखने में परिवर्तन आता है। नेक्स्ट लेखन वैकल्पिक विशेषता है जो लिखने के लिए जो हमारी है डिस्ग्राफिया। ठीक है, डिस्ग्राफिया किसका करेक्टर है, दोहराववाद व्यवहार, विलंबित गति कौशल, लिखित कार्य में चुनौती, पढ़ने के प्रभाव में कमी। जब हम डिस्ग्राफिया की बात करते हैं, डिस्ग्राफिया का मतलब होता है लिखने से संबंधित। ठीक है, डिस्ग्राफिया वर्ड जब आएगा आपको तो बच्चे को जो प्रॉब्लम्स होती है वो लिखने से संबंधित होती है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर है थर्ड ऑप्शन, लिखने कार्य में चुनौती। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो 5 वाला क्वेश्चन है सेशन रीजन्स बेस है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको काफ़ी मिलेंगे पेपर में। क्वेश्चंस को पढ़ के ध्यान से आपको आंसर देना है। शिक्षिका को अपनी कक्षा के लड़कों को खेल में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अब यहाँ पर शिक्षिका क्या कह रही है कि उसको सिर्फ लड़कों को खेल के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और वह लड़कियों को कला अलंकार करण के कार्य देने चाहिए। यानी लड़कियों को जो देना चाहिए कला से संबंधित देने चाहिए, लड़कों को खेलने से संबंधित है। अब जो यहाँ पर शिक्षिका कह रही, जब हम इस समावेशी शिक्षा की बात करते हैं कि सबको एक जैसी समान शिक्षा, तो यहाँ पर एक जेंडरवाद की बात करिए कि लड़कों को अलग तरह की शिक्षा, लड़कियों को अलग तरह की। यानी कि जो हमारा ए है सेशन वो पूरी तरह से क्रॉस हो गया है। अब वो सेकंड क्या कह रहा है, रीजंस, बच्चे मुख्य रूप से अंतर्निहित जैविक भिन्नताओं के कारण जेंडर भूमिका को ग्रहण करते हैं। ये भी हमारा क्या है यहाँ पर गलत है। तो हमारा यहाँ पर इसका ए और आर दोनों गलत हैं, इसलिए हमारा थर्ड ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा, सही हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, समावेशन को बढ़ावा देने के लिए क्या आवश्यक है। समावेशन की बात कर रहा हूँ, लचीला पाठ्यक्रम, सहयोगात्मक अधिगम, पृथक्करण और नामीकरण
और गगनमय इमारतें समावेशन को बढ़ावा देने के लिए बात कर रहा है। तो इसके लिए हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है लचीला पाठ्यक्रम, जरूरत पड़ती है समावेशन को जब हम बढ़ावा देते हैं। तो सेकंड हमारा सहयोगात्मक अधिगम भी इसके लिए ज़रूरी है, और जो इमारतें हैं वो भी हमारे ज़रूरी है। ये तीनों ही ऑप्शन हमारे किस में आ रहे हैं, फर्स्ट वाले में आ रहे हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षकों को ध्यान न्यूनता अधिकर्मशीलता विकास से जूझे रहे छात्रों की आवश्यकताओं का ध्यान रखते समय डैश से बचना चाहिए। बहुसंवेदी सामग्री का उपयोग करने से, विकर्षण और शोर करने से, पाठ्यक्रम सामग्री और निर्देशों में लचीलापन, या फिर कार्य के छोटे आसानी से प्रबंधीय भागों में तोड़ने। अब वो कहकर शिक्षकों को ध्यान न्यूनतम अतिक्रमणता विकार से जूझ रहे छात्र को, जो छात्र ऐसे हैं जो न्यूनतम अतिक्रियाशील हैं, तो उससे जूझने के लिए जो यहाँ पर कहा तो वो है विकर्षण और शोर करने। विकर्षण और शोर करने, इसमें क्या है कि चाहिए, बाकी तो क्या है कि कह रहा आवश्यकताओं का ध्यान रखते समय, तो विकर्षण और शोर करने करेक्ट आंसर है यहाँ पर हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक वैज्ञानिक बुद्धि का उच्च प्रदर्शन करेगा, जबकि एक मूर्तिकार डैश से बुद्धि का उच्च बुद्धिमत्ता होगी। हार्वर्ड के अनुसार जो वैज्ञानिक बुद्धि कैसे प्रदर्शित करेगा और मूर्तिकार कैसे प्रदर्शित करेगा। जब वैज्ञानिक की बात आती है तो वैज्ञानिक क्या करेगा, तार्किक तार्किक का बुद्धि का प्रयोग बुद्धि का उस प्रदर्शन करेगा, और मूर्तिकार क्या गति, मूर्ति क्या के काम करता है कि वैसे गति संवेदी जो बुद्धि है कि उच्च बुद्धिमत्ता होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ये भी हमारा सेशन रीजन बेस्ड सेशन दिया गया है। प्रभावी शिक्षक खुद को शिक्षार्थियों की दैनिक जीवन और उनकी इस सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से परिचित कराते हैं। प्रभावी शिक्षक क्या कह रहा है, खुद को शिक्षार्थी के दैनिक जीवन और उनकी सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से प्रदर्शित कराते हैं। तो ये सही बोल रहा है यहाँ पर हमारा। नेक्स्ट रीजन क्या दिया है, सीखना एक सामाजिक संदर्भ में होता है, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पर सामाजिक संस्कृति पृष्ठभूमि की बात कर रहा है, और रीजन में भी क्या कह रहा है कि सीखना एक सामाजिक संदर्भ में होता है, यानी कि ए भी सही है और हमारा आर भी सही है। अब ए और आर किस में सही है, फर्स्ट ऑप्शन में सही है और हमारे लास्ट वाले में सही नहीं, फर्स्ट और लास्ट हो सकता है, लेकिन जो हमारा आर है वो इसकी सही व्याख्या भी करा है, क्योंकि इसमें भी सामाजिक संस्कृति का जिक्र आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो यानी कि हमारा 4 ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जैसे हम क्वेश्चंस को करते जा रहे हैं, आप सीक्वेंस में इसको लर्न करते चलना, इसी टाइप्स के क्वेश्चंस पेपर्स में आते हैं। नेक्स्ट है प्याजी से संबंधित क्वेश्चन है। प्याजी ने संज्ञात्मक विकास का किस प्रकार वर्णन किया है। 3 प्रगतिशील स्तर में एक सतत निरंतरता के रूप में, 4 अतिव्यापी संस्कृत विशिष्ट चरण में, 4 गुणात्मक रूप से भिन्न चरण में। जो प्याजी ने किया था वो 4 गुणात्मक रूप से भिन्न चरणों में किया था। जैसे आपको पता है प्याजी ने जो अवस्थाओं को बांटा था, 4 अवस्थाओं में बांटा था यहाँ पर। तो वो उसके जो बालकों के गुण है, गुण के अकॉर्डिंग उसने 4 भागों में बच्चों की बांटे थे संज्ञात्मक विकास को, इसलिए यहाँ पर 4 ऑप्शन 4 ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है प्याजे के संज्ञात्मक विकास के सिद्धांत के संवेदी अवस्था के 2 महत्वपूर्ण संज्ञात्मक विकास मील के पत्थर हैं। जो संवेदी अवस्था होती है, संवेदी चालक अवस्था, वो कौन सी एज में होती है, हमारी 0 से 2 वर्ष की अवस्था, 0 से 2 वर्ष की अवस्था होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं संवेदी चालक, ठीक है। अब वो कह रहा है कि 0 से 2 साल की अवस्था में जो बच्चे के महत्वपूर्ण संज्ञात्मक विकास में मील का पत्थर क्या है, प्रतिवर्ती चिंतन और परिकल्पित निगमात्मक तर्क, जीववाद और परिवर्तन, वर्गीकरण और कर्मबद्धता, वस्तु स्थायित्व और स्थगित अनुसरण। जो बच्चा होता है 2 साल से, 0 से 2 साल को, वो वस्तु जो भी उसको मिलती है उसको स्थायित्व, उसी के अकॉर्डिंग उसका अनुकरण करने लगता है, अनुसरण। इसलिए 4 ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा बाहरी अभिप्रेरणा का सही वर्णन करता है। और बाहरी अभिप्रेरणा की बात कर रहा है, मोटिवेशंस की बात कर रहा है यहाँ पर। अभिप्रेरणा जो आंतरिक कारकों से होती है, जब भी आंतरिक कारक है तो बाहरी तो नहीं हो सकता, तो ये क्या हो गया, हमारा क्रॉस हो गया।
नेक्स्ट है अभिप्रेरणा, जो वातावरणीय परिणामों से मिलती है। इसको अभी थोड़ा रोक देते हैं। नेक्स्ट अभिप्रेरणा, जो व्यक्तिगत संतुष्टि की भावना से आते हैं। जो व्यक्तिगत संतुष्टि की बात कर रहा है तो वो भी आंतरिक होगी, बाहरी तो नहीं हुई है। अभिप्रेरणा जो कार्य के व्यक्तिगत आनंद से आती है, जब हम कोई आनंद काम को मन से करते हैं, ये भी आपकी क्या होगी, आंतरिक होगी। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो गया, सेकंड ऑप्शन, वातावरणीय परिणामों से जो आती है अभिप्रेरणा, उसी को हम क्या कहते हैं, बाहरी प्रेरणा। बाकी तीनों क्या है, आंतरिक प्रेरणा है। नेक्स्ट है अर्थपूर्ण अधिगम, मुख्य रूप से किसके बारे में नहीं है। अर्थपूर्ण मीनिंगफुल्स जो लर्निंग है वो इनमें से किसके बारे में नहीं है। कौशलों का विकास, जानकारी को रटना, अवधारणा को समझना, ज्ञान का निर्माण। अब वो कह रहा है कि यहाँ पर अधिगम, जो हम अधिगम जो लर्निंग करते हैं मीनिंगफुल, कौशलों के विकास के लिए होनी चाहिए, अवधारणा को समझने के लिए भी जो हम काम कर रहे हो समझ में आए, ज्ञान का निर्माण भी होना चाहिए। लेकिन किसी भी जानकारी को रटना यहाँ पर ये नहीं हो सकता, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि नहीं इसने बोल दिया है। नेक्स्ट है वाइगस्ती के अनुसार बच्चे स्वयं से बात करते हैं क्योंकि उनकी सोच आत्मिक है। विचार और आत्म नियमन में सहायता के लिए, आत्म सुदृढ़ीकरण प्रदान करने के लिए, जब बेशक उन्हें अनदेखा कर रहे हों, क्योंकि वे आत्म केंद्रित होते हैं। क्योंकि बच्चा जब वो वैश्विक के सिद्धांत के अनुसार बच्चे स्वयं से बात क्यों करते हैं, जब वो विचारों आत्म नियम में सहायता के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के समीप दुर्भिमुख सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करता है। बच्चे में खड़े होने से पहले बैठने की क्षमता का विकास होता है। बच्चे बहुदिशात्मक और बहुआयामी होता है। अलग अलग संस्कृतियों में रहने वाला हम शक्ल जुड़वा अलग अलग दरों से विकसित हो सकते हैं। मोतियों को धागे में पिरोने से पहले बच्चे गेंद को पकड़ने की क्षमता विकसित करते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, समीपस्थ दुर्भिमुख सिद्धांत। तो इस क्वेश्चन में मोतियों को धागे में पिरोने से पहले बच्चे क्या करेगा, गेंद को पकड़ने की क्षमता को विकसित करते हैं। नेक्स्ट है विकास के संदर्भ में एक समय सीमा जिसमें एक व्यक्ति विशिष्ट उत्प्रेरणाओं के प्रति परिवर्धित संवेदनशीलता रखता है, जिससे वह कुशल तरीके से कार्य करने के लिए विशेष कौशल विकसित कर सके, वह विकास को डैश कहलाई जाती है। इस तरह का विकास क्या कहलाता है। अब वहां पर क्या बात कर रहा है, ये प्रति प्रतिवेदित संवेदनशीलता रखता है, जिससे कुशल तरीके से वो कार्य को कर सके, के लिए विशेष कौशल विकसित कर सके। कूट लेखन, प्रोत्साहन अवधि, उत्प्रेरक अवधि या फिर चुनौतीपूर्वक अवधि। करेक्ट आंसर आ जाएगा यहाँ पर क्रिटिकल पीरियड। क्रिटिकल पीरियड यानी कि चुनौतीपूर्ण अवधि, विकास की ये कहलाती है हमें चुनौतीपूर्ण अवधि। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर असोसिएशन रीजन बेस्ड क्वेश्चन, अभी आप देख रहे हैं अभी हमारे 17 क्वेश्चन चल रहा है, ये तीसरा चौथा क्वेश्चन यहाँ पर आ गया। इस टाइप के क्वेश्चन काफी आएंगे। शिक्षकों द्वारा प्रदान किया गया आलम्बन बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में बाधा डालता है। अब देखो क्या कह रहा है, शिक्षकों द्वारा प्रदान किया गया आलम्बन बच्चों को सीखने की प्रतिक्रिया में बाधा डालता है, ये तो बिल्कुल गलत कह रहा है, क्रॉस हो गया हमारा। नेक्स्ट है लेवायोगेसी ने प्रस्तावित किया कि बच्चे स्वतंत्र रूप से पर्यावरण पर कार्य करके और उसमें हेर फेर करके सीखते हैं, ये भी यहाँ पर ये गलत कह रहा है। तो हमारा कौन सा आंसर सही हो गया, ए। आज दोनों गलत है तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, इस संसार में खाली स्लेट या कोरी पट्टी के रूप में आते हैं। इसमें बच्चा कह रहा है कि बच्चे कैसे, बच्चे इस संसार में खाली स्लेट या कोरी पट्टी के रूप में आते हैं, अनियंत्रित पैदा होते हैं और उन्हें सामाजिक होने की आवश्यकता है, ये भी गलत कह रहा है यहाँ। नेक्स्ट कह रहा दुनिया में आनुवंशिकता कोड के साथ आते हैं, उनकी नियति तय करते हैं, ये भी गलत कह रहा है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, उस सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से बहुत प्रभावित होते हैं जिसमें वे बड़े होते हैं। यहाँ पर ये सही कह रहा है कि सामाजिक संस्कृति जिसमें वो बच्चे पलता है उससे वो बहुत प्रभावित होता है। नेक्स्ट है कॉलरबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति का नैतिक व्यवहार मुख्य रूप से इस मानसिकता पर निर्भर करता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तो ये जो व्यवहार है वो कहलाता है, क्या कहलाता है, पारंपरिक, उत्तर पारंपरिक, गैर पारंपरिक, पूर्व पारंपरिक। तो इस तरह का व्यवहार क्या कहलाता है, पारंपरिक व्यवहार। क्वेश्चन नंबर 20,
5 से 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को ठीक से और रेखाओं के भीतर लिखने के लिए दबाव नहीं डालना चाहिए। ये सही यहाँ पर बोल रहा है। अब आगे रीजन्स क्या कह रहा है, 5 से 6 साल के बाद गति कौशल का बेहतर नियंत्रण कर पाते हैं। ये जो इसकी सही व्याख्या भी कर रहा है, दोनों ही सही है, दोनों और उसकी सही व्याख्या भी कर रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 भी असेसर रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। शिक्षकों को छात्रों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए और अधिगम की प्राथमिक जिम्मेदारी उन्हीं पर डालनी चाहिए। शिक्षकों को छात्रों से दूरी बनानी चाहिए। अब वो कह रहे हैं कि शिक्षकों को छात्रों से दूरी बनानी चाहिए और जो लर्निंग की जो ज़िम्मेदारी है उसी पर डाल देनी चाहिए। ये तो यहाँ ये गलत कह रहा है। नेक्स्ट रीजन्स क्या कह रहा है, अधिगम एक लोकतांत्रिक वातावरण के बजाय एक एकाधारिक वातावरण में प्रभावी ढंग से होता है। ये भी यहाँ पर गलत कह रहा है। तो दोनों ही ऑप्शंस यहाँ पर हमारे गलत हैं, तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन ए और आर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, महारत उन्मुख शिक्षार्थी आमतौर पर सफलता का श्रेय डैश को देते हैं और असफलता का श्रेय जो पढ़ने वाले विद्यार्थी होते हैं वो सफलता का श्रेय तो देते हैं योग्यता और कोशिश को, और असफलता का श्रेय देते हैं अपर्याप्त कोशिश को। यानी कि हमारे यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बाकी के ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। योग्यता और अच्छी किस्मत को, जो पढ़ने वाला है वो कभी भी किस्मत को यहाँ पर नहीं देगा, और जो असफलता का श्रेय दे रहा है वो कठिन कार्य को। फिर नेक्स्ट कह रहा है योग्यता और कोशिश, खराब किस्मत को हम असफलता का श्रेय कैसे दे सकते हैं। और नेक्स्ट में क्या कह रहा है, योग्यता और अच्छी किस्मत। ऑप्शन सेकंड कह रहा है निम्न योग्यता को भी हम असफलता का श्रेय कैसे दे सकते हैं, अपर्याप्त कोशिश का यहाँ कोशिश यहाँ पर सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, सामाजिक संचार में चुनौतियाँ किससे स्पष्ट होती है, अधिगम, विकलांगता, ध्यान न्यूनतम, अधिकरण क्रियाशीलता, विकार में, मस्तिष्क पक्षपात में, या संवरण कर्म विकार में। सामाजिक संचार में चुनौतियाँ वो कह रहा है किससे स्पष्ट होती है, तो वो आएगा हमारा संवरण कर्म विकार में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, बच्चे अक्सर अपने आसपास की घटनाओं को अपनी व्याख्या लेकर आते हैं। बारिश क्यों होती है यह पूछने जाने पर सिया कहती है भगवान आप अपने कंधों पर पानी की बाल्टियां ढो ढो कर थक चुके हैं। ऐसी व्याख्या क्या संकेत करती है, संकेत देती है कि बच्चे अपने सांस्कृतिक परिवेश के अनुकूल सहज समझ होती है जिससे वे घटनाओं को समझने की कोशिश करते हैं। सेकंड कह रहा है चित्रित करती है कि बच्चे का आत्म केंद्रित दृष्टिकोण है और वे दूसरे दृष्टिकोण पर विचार नहीं करते। ऐसा हो ही नहीं सकता कि बच्चे दूसरे दृष्टिकोण पर विचार ना करें। स्पष्ट करती है कि बच्चे तर्क करने में सक्षम है, बच्चे तर्क करने में सक्षम है जब भी तो वहाँ पर कह रही कि ऐसे नहीं तो ऐसे हो जाए। साबित करती है कि बच्चों की सोच वयस्कों की तुलना में मात्रात्मक बहुत रूप में बहुत कम होती है। ऐसा नहीं है कि बच्चों की सोच बड़ों से कम हो, बच्चों की सोच ज़्यादा भी हो सकती है। तो फर्स्ट ऑप्शन संकेत करती है कि बच्चे अपने सांस्कृतिक परिवेश के अनुकूल सहज समझ होती है और जिससे वे घटनाओं को समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है विद्यालय में खेलने के समय ऋषभ एक 7 वर्षीय लड़की ने खेलने के लिए एक गुड़िया उठाई। अब यहाँ पर एज का ध्यान रखना, 7 वर्ष के बालक कह रहा है। उसके कुछ साथियों ने उसकी कुछ पसंद के खिलौने के लिए उसका मजाक उड़ाया। एक शिक्षक ने अपने ये विद्यार्थियों में लैंगिक भूमिका के संदर्भ में लचीलापन विकसित करना चाहता है को इस स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिक्रिया देनी होगी। पहला ऑप्शन से बिना कुछ कहे गुड़िया को हटा देना चाहिए और ऋषभ को खेलने के लिए कहा दे देनी चाहिए। तो गलत कह रहा है क्योंकि यहाँ पर स्कूल में जब हम बच्चे की बात करते हैं तो समावेशी शिक्षक की बात करते हैं। नेक्स्ट है ऋषभ से बात करनी चाहिए कि गुड़िया लड़कियों के लिए उपयुक्त है और लड़कों को गुड़िया के साथ नहीं खेलना चाहिए। ये भी यहाँ पर ये गलत कह रहा है। ऋषभ से कहना चाहिए कि वह किसी और खिलौने के साथ खेले क्योंकि उसके दोस्तों को यह मंजूर नहीं कि वह गुड़िया के साथ खेले। ये भी वो गलत कह रहा है। लास्ट में क्या कह रहा है, ऋषभ को गुड़िया के साथ खेलने देना चाहिए और दूसरे बच्चों को कहना चाहिए कि वे भी अपनी पसंद की किसी खिलौने को चुन सकते हैं। यहाँ पर वो सही कह रहा है कि टीचर वो अपनी पसंद के खिलौने से खेले, उसको उसकी पसंद के खिलौने से खेलने दे। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 क्वेश्चन।
अच्छे समस्या समाधानकर्ता बनने में विद्यार्थियों की सहायता करने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किस प्रतिक्रिया पर बल देना चाहिए? समस्या से संबंधित जानकारी के केवल एक ही पहलू पर ध्यान केंद्रित करती है। ऐसी जानकारी पर ध्यान देना जो पहले से मौजूद विश्वासों को पूर्वग्रहों से पुष्टि हो। समस्या को एक विशिष्ट निर्धारित तरीके से हल करना। देखो यहाँ पर फोर्थ वाले में क्या कह रहा है, बड़ी और जटिल समस्याओं को छोटी प्रबंधित समस्याओं में विभाजित करना। जब हम किसी बड़ी समस्या को छोटे छोटे भागों में तोड़ कर उसको सॉल्व करते हैं तो हमारी जल्दी सॉल्व होती है। तो हमें आंसर आ जाएगा हमारा 4 ऑप्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 पर आते हैं। बच्चे जब डैश अनुभव करते हैं तो बेहतर रूप से सीखते हैं। अधिगम विवशता, जब बच्चे अधिगम विवशता होगी तो कैसे सीखेंगे? गतिशील गतिविधि के दौरान निम्न स्तर की सतर्कता। जब बच्चे गति कर रहा है, सीख रहा है तो निम्न स्तर की सतर्कता से क्या मतलब है? नेक्स्ट स्टेप प्रदर्शन करने के लिए उच्च स्तर पर चिंता। जब वो प्रदर्शन कर रहा है, कुछ कर रहा है तो चिंता करेगा उच्च स्तरीय, तो कैसे सीखेगा? इसी थर्ड वाला ऑप्शन दिया है, सीखने के लिए मध्यम स्तर का उत्साह। जब बच्चे में सीखने के लिए उत्साह होगा तो वो अधिक गति से सीखेगा। यानी कि हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट यहाँ पर कॉलर बर्ग का दिया है। कॉलर बर्ग ने तर्क दिया है कि बच्चों के नैतिक तर्क में लिंग भेद होते हैं। बच्चे के में नैतिक विकास निरंतर रूप से होता है। बच्चे के नैतिक तर्क में सांस्कृतिक अंतर होते हैं। बच्चे विकास क्रमिक चरणों में करता है। यहाँ पर देखिए क्योंकि बाकी सब में क्या बात कर रहा है, वो लिंग की बात कर रहा है, नैतिक विकास के तर्क तर्क में सांस्कृतिक अंतर। लेकिन इस वाले ऑप्शन में क्या कहा, नैतिक विकास क्रमिक चरणों में होता है। खोलाबत ने क्या कहा था, बच्चों को जो विकास होता है वो चरणों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर असोसिएशन रीजन्स बेस्ड दिया है। एक समावेशी कक्षा में छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शिक्षकों को बहुसंवेदी सामग्री का उपयोग करना चाहिए। जो ये कह रहा है ये ऑप्शन ये हमारा सही कह रहा है। ठीक है, कक्षा में बहुविध सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। आगे जो इसका रीजन्स कह रहा है, समावेशी कक्षा को पाठ्यचर्या सामग्री के मानवीकरण के साथ साथ मूल्यांकन रणनीतियों को मानवीकरण को अपनाना चाहिए। वो कह रहे जो रणनीतियां हैं मूल्यांकन के उनको भी अपनाना चाहिए। यहाँ पर गलत कह रहा है, तो यहाँ पर ए सही है और आर गलत है। ये ऑप्शन हमारा दिया है सेकंड वाले में, यानी कि सेकंड ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 13। जीन प्याजे के अनुसार एक बच्चा जो सरल गणितीय उत्क्रमण जैसे 4+5=9, 9 - 5=4 के पीछे तर्क को समझने में असमर्थ है। जीन प्याजे के अनुसार एक बच्चा प्लस और माइनस के जो है उसको समझ नहीं पा रहा है, तो क्या है यहाँ पर? अवधारणात्मक केंद्रीकरण, जीववादी सोच, अपरिवर्तनता या फिर आत्म केंद्रीयता। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा अपरिवर्तनीयता। अपरिवर्तनीयता मतलब क्या होगा, जब बच्चा बच्चा करना चाह रहा है, अवधारणा केंद्रित तो नहीं हो सकता है। जीववादी सोच सोच तो बच्चे की डिफरेंट टाइप्स की होती है। आत्म केंद्रियता मैं बच्चा केंद्र है फिर तो कर ही सकता है। ठीक है, तो इसका आएगा अपरिवर्तनीयता। ये थे हमारे जो दिसंबर 2024 का सी टेट का पेपर 1 था, उसके हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। पैथोलॉजी सेक्शन से बाल विकास से संबंधित आगे का जो पेपर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। इसी तरीके से हम रोज पेपर का एक एक पार्ट सॉल्व करेंगे, एक एक पेपर को सॉल्व करेंगे। अब वीडियो में बने रहिए, चैनल्स में बने रहिए। अब नेक्स्ट में ये जो मैथ वाला पोर्शन है इसको सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।